हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डीमार्ट के Q3 FY22 के रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा। जैसे कि अगर आप कोई भी डीमार्ट जैसी रिटेल कंपनी को एनालाइज करते हो तो आपको क्या इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का ध्यान रखना चाहिए, और लास्ट में हम वैल्यूएशंस के ऊपर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे और देखेंगे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या हमें इस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आ गए हैं और ये जो भी फिगर्स है ये इन करोड्स में है। सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि पिछले साल के Q3 को इस साल के Q3 से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं, यानी कि कंपनी की जो कोर बिजनेस इनकम है वो 22% से इंक्रीज हुई है और जो अदर इनकम है यानी कि नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन है वो 49 करोड़ से डिक्रीज होकर 32 करोड़ हो गई है। ओवरऑल अगर हम टोटल इनकम देखें तो 7,481 करोड़ से इंक्रीज होकर 9,097 करोड़ हो गई है। क्लियरली हम बोल सकते हैं कंपनी की जो टोटल इनकम है वो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुई है। उसके बाद एक्सपेंसेस देख लेते हैं, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के अराउंड 21.3% से इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे, यानी कि सारे इनकम में से खर्चे निकाले तो 631 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 782 करोड़ हो गया है। फाइनली अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें सारे टैक्स एडजस्टमेंट्स के बाद तो 24.4% से हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। 470 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 585 करोड़ हो गया है। क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो सेल्स है उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी कि पिछले क्वार्टर को इस क्वार्टर से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अराउंड 18.5% से इंक्रीज हुआ है और जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो अराउंड 17.3% से इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो 597 करोड़ से इंक्रीज होकर 782 करोड़ हो गया है। फाइनली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे सारे एडजस्टमेंट्स के बाद तो 30.5% की प्रॉफिट में ग्रोथ है। 448 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 585 करोड़ हो गया है। क्लियरली हम बोल सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब एक बार हम कंपनी के पिछले साल के 9 मंथ्स को इस साल के 9 मंथ से कंपेयर करते हैं ताकि हमें ओवरऑल पता चले कि अब तक कंपनी का सारे क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 32% की ग्रोथ है, कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस 29.7% से इंक्रीज हुए हैं और फाइनली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 57% से बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्लियरली हम बोल सकते हैं कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो या फिर आपने नया नया अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो जब भी आप किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करते हो तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे जो अभी हमने देखा है ये एकदम बेसिक फॉर्मेट है किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को देखने का। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई कंपनी की सेल्स आपने देख ली, प्रॉफिट देख लिया तो आपने कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज कर लिया। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है ताकि आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चल सके। अगर आप डायरेक्टली सेकेंड थर्ड लेवल पर जाके एनालाइज करोगे तो आपको बेसिक ही नहीं समझ आएगा कि भाई आप देख क्या रहे हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कंपनी की सेल्स कैसी है, कंपनी के खर्चे क्या हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट में कैसा परफॉर्मेंस है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कंपनी का कोर बिजनेस प्रॉफिट क्या है, यानी कि कंपनी का कामकाजी मुनाफा। अगर कोई कंपनी अगर एक्स प्रोडक्ट बना रही है या फिर कंपनी बाहर से परचेस करके उसे सेल कर रही है तो उस पूरे प्रोसेस में कंपनी कितना रुपए कमा रही है वो हमें रियल पिक्चर बताएगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एडजस्टमेंट्स है वो जो डायरेक्टली कंपनी के इस गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि फाइनेंस कॉस्ट हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई और टैक्स एडजस्टमेंट हो गया। अगर आप डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो आपको इन डेप्थ कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगा। यहाँ पे अगर हम कंपनी का ईबिटा देखें यानी कि कोर बिजनेस प्रॉफिट तो 868 करोड़ का देखने को मिल रहा है और उसमें 25.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे ईबिटा कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ईबिटा बेसिकली वो होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेना है, यानी कि जो कोर बिजनेस इनकम है जो कंपनी धंधा करती है तो 9,065 करोड़ है, उसमें से आपको परचेज माइनस करना है, इन्वेंटरी माइनस करना है, उसके बाद एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो माइनस करना है और जो अदर एक्सपेंसेस जैसे कि मार्केटिंग या उसके रिलेटेड जो देखने को मिलते हैं। ये 4 एक्सपेंसेस को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ईबिटा जो कि है 868 करोड़ का। ये होता है कंपनी का कोर बिजनेस प्रॉफिट। यहाँ पे ग्रोथ है तो हम बोल सकते हैं कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आपको कंपनी का ईबिटा मार्जिन्स कैलकुलेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। 868 करोड़ को डिवाइड बाय कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उससे डिवाइड करना है तो आपको ईबिटा मार्जिन्स मिल जाएगा, यानी कि 8 या 8.5% के आसपास देखने को मिलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि भाई ओवरऑल कंपनी के क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया है कि भाई क्यों आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं देखना है, उसका एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान के चलो कि कंपनी की जो अदर इनकम है वो 32 करोड़ की जगह 2000 या 3000 करोड़ की देखने को मिलती, तो तुरंत कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि भाई कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त आया है। लेकिन आपको समझना होगा कि अदर इनकम वो होती है जो नॉन कोर बिजनेस ऑपरेशन से होती है, यानी कि कंपनी ने कोई जो स्क्रैप है वो बेचा है या फिर कोई अदर इन्वेस्टमेंट किया है उससे इनकम हुई है, वो कंपनी की रेगुलर बिजनेस में देखने को नहीं मिलती है। सो डायरेक्टली आप देखोगे तो आप एनालाइज उसको गलत तरीके से कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कंपनी का सेगमेंट रेवेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अगर आप ये देखते हो कि भाई चलो 22% की सेल्स ग्रोथ है, उससे आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो सेल्स की ग्रोथ आ कहाँ से रही है। सो डीमार्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी 3 सेगमेंट में परफॉर्म करती है। फर्स्ट है एफएमसीजी, दूसरा है नॉन एफएमसीजी और तीसरा है क्लोथिंग और अपैरल्स के रिलेटेड। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफएमसीजी से अराउंड 60% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है और नॉन एफएमसीजी से 20% और अपैरल से भी अराउंड 20% के आसपास। सो बेसिकली ये 3 सेगमेंट्स है कंपनी की टोटल सेल्स जनरेट होती है। सो फ्यूचर में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये तीनों सेगमेंट में कितनी ग्रोथ है, इन तीनों सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वाले कौन से सेगमेंट देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो क्लोथिंग और अपैरल का सेगमेंट है वहाँ से सबसे ज़्यादा कंपनी मार्जिन अर्न करती है दूसरे 2 सेगमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो। हालांकि इस बार कंपनी ने Q3 में ये तीनों सेगमेंट के रिलेटेड इंडिविजुअली डेटा नहीं दिया है। सो जैसे ही अगर वो डेटा आता है तो मैं आपको उसके रिलेटेड चीज़ें अपडेट कर दूंगा। बट जब भी आप एनालाइज करते हो तो आपको ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो Q3 में कंपनी ने टोटल 70 नए स्टोर्स ओपन किए हैं और अगर हम पूरे 9 मंथ्स का डेटा देखें तो 29 स्टोर्स कंपनी ने टोटल ओपन किए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसी के साथ साथ 9 मंथ्स का अगर हम कोर बिजनेस प्रॉफिट देखें तो 56% से ग्रोथ है और 1760 करोड़ का हमें ईबिटा देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है डीमार्ट का। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने क्या कमेंट किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो ग्रॉस मार्जिन है वो हमें डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। सो सिंपल सी बात है कि कंपनी का जो अपैरल का सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है और अगर हम अभी की पैंडेमिक की बात करें तो पिछले 2 साल से ये दोनों सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ है। अगर आपके भी सिटी में डीमार्ट है और अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अपैरल सेगमेंट में अभी वो लोग बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहे और वहाँ पे क्लियरली कस्टमर को ट्राई करने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता है। सो इस वजह से कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट दिख रहा है और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कंपनी का उसकी वजह से मार्जिन डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। सो फ्यूचर में जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होती है तो आपको ये देखना है कि कंपनी का जो अपैरल वाला सेगमेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा फ्यूचर में। क्योंकि एफएमसीजी में बहुत ज़्यादा मार्जिन हमें देखने को नहीं मिलता है, वहाँ से सेल्स बहुत जनरेट होती है बट मार्जिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे उनके सीईओ ने भी बोला है कि भाई जनरल मर्केंडाइज और जो अपैरल का बिजनेस है वो कंसिस्टेंटली लोअर सेल्स देख रहा है एज़ कम्पेयर टू एफएमसीजी। अब यहाँ पे आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल मैट्रिक्स का ध्यान रखना है जब भी आप किसी सुपरमार्केट या फिर रिटेल चेन को एनालाइज करते हो। फर्स्ट है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में कैसा परफॉर्मेंस है, सेकंड है कंपनी का टोटल रिटेल स्पेस कितना है और थर्ड है पर स्क्वायर फीट कंपनी कितना सेल्स कर रही है। सो वो भी एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो भी डेटा है ये अभी लेटेस्ट डेटा कंपनी ने अपलोड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 21 तक का डेटा देखने को मिलेगा, यानी कि पिछले साल का इस साल के 9 मंथ्स का यहाँ पे डेटा नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्या मैट्रिक्स देखने हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का मतलब ये होता है कि कंपनी के मान के चलो अगर टोटल 270 स्टोर्स हैं तो उसमें से जो पुराने स्टोर्स हैं जो 24 महीने से ज़्यादा हो चुका है उसमें कंपनी का ग्रोथ में कैसा परफॉर्मेंस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो FY17 में अराउंड 21% की ग्रोथ देखने को मिल रही थी, फिर FY18 में वो डिक्रीज़ होकर 14% हो गई, FY20 में 10% और FY21 में नेगेटिव 13%। हालांकि FY21 और 22 में कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट उसके पहले का भी अगर हम डेटा देखें तो सेम स्टोर जो है वहाँ से सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है। सो ये चीज़ का आपको एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिटेल चेन में क्या होता है कि जब कोई कंपनी के मान लो 100 स्टोर है, 100 से 200 होते हैं तो आपको सेल्स में तो तुरंत ग्रोथ दिखने को मिल जाती है, बट लॉन्ग टर्म में जब एक पॉइंट के बाद स्टोर की जब ग्रोथ रुक जाएगी तो जो भी कंपनी की ग्रोथ होगी वो पुराने स्टोर से होगी, या फिर हम बोल सकते हैं जितने भी स्टोर्स कंपनी ने एस्टाब्लिश कर दिया है। सो कभी भी आपको ऐसा एनालाइज नहीं करना है कि भाई चलो कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई और परफॉर्मेंस अच्छा हो गया।
सेम स्टोर ग्रोथ भी इंक्रीज होनी चाहिए, साथ ही साथ कंपनी के जो रिटेल चेन है नए स्टोर ओपन कर रही है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। दोनों इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे रिटेल बिजनेस में आपको ये देखना है कि पर स्क्वायर फीट कंपनी कितना सेल कर रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो FY17 में अराउंड 31,120 के आसपास देखने को मिल रहा था, और फास्ट फॉरवर्ड टू अगर हम FY21 का डेटा देखें तो 27,306 की सेल कर रही है कंपनी पर स्क्वायर फीट, जो कि हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। और इस साल भी हम बोल सकते हैं कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट मैट्रिक वो ये है कि कंपनी की जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है वो आपको देखना है। क्यों इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो? क्योंकि रिटेल बिजनेस जो है वो पूरा वॉल्यूम का बिजनेस है, यहाँ पे मार्जिन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जितना कंपनी टर्नओवर पे बिजनेस करेगी उतना ज़्यादा कंपनी मुनाफा कमाएगी। सो जितना कंपनी इन्वेंटरी कम होल्ड करेगी, कैपिटल वर्किंग कैपिटल कम फंसेगा, उतना ज़्यादा कंपनी के लिए बेनिफिट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज है वो 28 डेज से इंक्रीज होकर 36 डेज देखने को मिल रहे हैं। सो ये मैट्रिक आपको ट्रैक करना है कि भाई इन्वेंटरी डेज डिक्रीज होने चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं एक स्टेबल लेवल पे देखने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई डीमार्ट जैसी कंपनी है वो साल के 300 दिन की इन्वेंटरी होल्ड करके चल रही है, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देख सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट 12 टाइम्स का देखने को मिल रहा है, यानी कि साल में 12 बार कंपनी टर्नओवर कर रही है। पहले 36 डेज में कंपनी की इन्वेंटरी खत्म हुई, ऐसे कंपनी 12 बार अपनी इन्वेंटरी को खत्म करती है साल में। सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए फ़ायदा है। सो ये सारे मैट्रिक्स आप जब भी आप रिटेल चेन को एनालाइज करते हो तो बेसिक आपको ये तो चेक करना ही है। अगर इन सब में आपको कोई भी रेड फ्लैग दिखता है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं देखना है कि भाई चलो प्रॉफिट है और कंपनी अच्छी है। ये आपको एक लॉन्ग टर्म में कंपनी के स्टॉक को होल्ड करने के लिए डिसीजन लेगा, और कोई भी गड़बड़ होगी तो आप तुरंत एग्जिट करके अपनी पोजीशन सेव कर सकते हो। वैल्यूएशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहले अगर हम डीमार्ट का पी रेशियो देखें तो अराउंड 207 का है, यानी कि इन्वेस्टर्स डीमार्ट की ₹1 की अर्निंग्स के लिए 207 टाइम्स पे करने को रेडी है। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी, कभी भी आपको पी रेशियो का नंबर देख के डिसाइड नहीं करना है कि भाई चलो पी रेशियो 200, 300, 400 का है तो कंपनी एक्सपेंसिव हो गई, और या फिर 5-10 का है तो कंपनी एकदम सस्ती है, जाके खरीद लो। हमेशा आपको पी रेशियो से सिर्फ एक आइडिया लेना है कि ओवरऑल मार्केट किसी कंपनी को क्यों बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर रहा है या फिर क्यों बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करने को रेडी है। उससे सिर्फ आपको इतना ही आइडिया लेना है, क्योंकि कई बार अगर हम डीमार्ट जैसी कंपनी की बात करें तो पिछले 5 साल में, मैं यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न के साथ बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीमार्ट पिछले 5 साल का भी अगर आप पी रेशियो का डेटा देखते हो तो 100 के मल्टीपल के आसपास ये कंपनी हमेशा हमें ट्रेड करती हुई दिख रही है, और अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो अराउंड 200 के आसपास है। सो पास्ट में अगर पिछले 5 साल से अगर किसी ने ये देखा होता कि भाई डीमार्ट 100 पे है, बहुत एक्सपेंसिव कंपनी, इसको मत खरीदो, सो डेफिनेटली उन्होंने ये बहुत अच्छी रैली मिस कर दी होती। बट यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि मार्केट जब किसी कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशंस दे रहा होता है तो उसके पीछे कई सारी एक्सपेक्टेशन रख रहा होता है। पहला ये होता है कि भाई कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी लॉन्जिटिविटी उसमें देखने को मिल रही है, यानी कि टर्मिनल वैल्यू रिस्क पे नहीं है। जैसे कि अभी ईवी सेक्टर में टर्मिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा रिस्क पे देखने को मिल रही है। सो एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँ तो मान लो हीरो मोटोकॉर्प अगर अपनी एक गाड़ी बेचती है, तो जैसे अगर ईवी सेक्टर में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो अपनी जो पुरानी रेगुलर एक गाड़ी बेचे या फिर ईवी की एक गाड़ी बेचे, इन्वेस्टर्स उसे एक ही सेल कंसीडर करेंगे। सो वहाँ पे टर्मिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा रिस्क पे है, तो मार्केट ने ऑटो सेक्टर को काफ़ी डिस्काउंट करके रखा है। सो उसी तरीके से डीमार्ट में लॉन्जिटिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एसेंशियल आइटम सेल करता है। दूसरी चीज़, डीमार्ट हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, धीरे धीरे बहुत तेज़ी से एक्सपांड हो रही है, और पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी कंसिस्टेंटली 23% की सेल्स से ग्रो हो रही है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 28% की है। सो इस एक्सपेक्टेशन से मार्केट ये प्रीमियम दे रहा है कि भाई आने वाले टाइम में डीमार्ट इसी तरीके से ग्रो करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने पी रेशियो देख लिया तो उस कंपनी के बेसिस पे आप डिसाइड करो। हालांकि हमें एक फेयर आइडिया ज़रूर लेना होता है कि भाई पी रेशियो इतना है तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो मेरे ओपिनियन में अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको उसका भी एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पे अगर हम आइशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइशर मोटर्स 2019 तक अच्छी खासी ग्रो कर रही थी, अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल्स देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम पिछले 2-3 साल का डेटा देखें तो आइशर मोटर्स में
बहुत ज़्यादा सेल्स देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि सेल्स है बट वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं है। मतलब मान के चलो कि भाई 2017-18 तक कंपनी अगर 1 लाख गाड़ी बेच रही थी तो उसके बाद से कंपनी की जो गाड़ियों का वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होता गया, 1 लाख की जगह 90,000 हो गया या फिर इस तरीके से। सो इस रीज़न की वजह से अगर आप आइशर मोटर्स का चार्ट भी देखते हो यहाँ पे पिछले 5 साल में, तो आप देख सकते हो कंटिन्यूसली स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी बिफोर कोविड, 52% के आसपास। सो ऐसा नहीं है कि आइशर मोटर्स कंपनी खराब हो गई, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है और अच्छी खासी प्रॉफिट में है। बट पॉइंट ये है कि मार्केट हमेशा ग्रोथ बेसिस पे कई बार कंपनीज को वैल्यू करता है, और जैसे अगर उसमें ग्रोथ आना कम हो जाती है या फिर ग्रोथ एकदम स्टॉप हो जाती है तो स्टॉक में भी हमें करेक्शन देखने को मिलता है। इसी रीज़न की वजह से हमें आइशर मोटर्स के स्टॉक में भी इतना ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला, और वापस से जैसे ही थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम में पिकअप आने लगा तो स्टॉक में भी हमें वापस से करेक्शन देखने को मिला। और इसी तरीके से अगर आप पेज इंडस्ट्रीज़ का भी डेटा देखोगे तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पेज इंडस्ट्रीज़ भी पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे भी वॉल्यूम में ग्रोथ आना बंद हो गया है। सो मेरा यहाँ पे आपको समझाने का पॉइंट ये है कि अगर आप डीमार्ट जैसी कंपनी को अगर हम सिर्फ ये बोल के लेंगे कि भाई हाँ कंपनी बहुत अच्छी है और इसका पास्ट में भी पी रेशियो अराउंड 100 के आसपास था, तो जाके इस कंपनी को ख़रीद लेते हैं, खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ग्रोथ आनी बंद हुई तो ये इतना ज़बरदस्त स्टॉक में करेक्शन आ सकता है कि आप उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। कंपनी आउटस्टैंडिंग है, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, सारी चीज़ अच्छी है, बट प्राइस वाइज यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ्टी देखने को नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना है तो मुझे ऐसा लगता है अगर स्टॉक में करेक्शन आता है 4,000 3,500 तक आता है तो शायद आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो। और उसमें भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक एक स्टॉक खरीदना चाहिए। बिल्कुल भी डीमार्ट के केस में तो आपको ये करना ही नहीं है कि भाई जाके आपने सीधा 50,000 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ये स्टॉक तो प्योर SIP बेसिस पे है, और रीज़न ये है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपका इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं फंसेगा। सो मेरे ओपिनियन में अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो इसी तरीके से करना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर डीमार्ट के बिजनेस को ट्रैक कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा 5 चीज़ों को ध्यान रखना है। फर्स्ट ये है कि डीमार्ट की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए स्टोर से सेल्स तो आ जाएगी बट पुराने स्टोर से सेल्स आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पे ध्यान रखना है। इन्वेंटरी डेज कितने हैं, उसी के साथ साथ कंपनी की पर स्क्वायर फीट कितनी सेल हो रही है वो देखना है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेज़ॉन और रिलायंस बहुत तेज़ी से कंपटीशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें मैट्रिक्स ट्रैक करके आपको डीमार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करोगे सिर्फ ये सोच के कि भाई डीमार्ट जब से लिस्टिंग हुई है तब से कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, जाके इस कंपनी को खरीद लो, तो आप अपना पैसा बहुत ज़्यादा रिस्क पे डाल सकते हो। सो ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा, कंपनी के रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग है, कंपनी भी आउटस्टैंडिंग है, बट केयरफुल होकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपना। और साथ ही साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कंपनी की कॉन कॉल्स, एनुअल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ज़रूर ट्रैक करनी है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा। अभी Q3 का कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड नहीं करी है, सो आई थिंक अगर Q4 में कंपनी अपलोड करती है तो आपको पूरे साल की डिटेल मिल जाएगी, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है और जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बताए। सो उस टाइम पर आप देख सकते हो कि भाई अगर वो सारे मैट्रिक्स में भी कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताना कि आने वाले टाइम में डीमार्ट को रिलायंस और अमेज़ॉन की वजह से क्या बड़े रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें और हमें अगर रिस्क के रिलेटेड चीज़ें पता चल जाए तो हम अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ होकर कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।